अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तमाम तर दावों के बावजूद बिलाखिर IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और यही वजह है कि इस हवाले से ऑफिशियली भी अब यह कह दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF का रुख कर रही है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, IMF का वो वफ्द जो कि पाकिस्तान का दौरा करके वापस किया है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है जिसमें बड़े वाज़े अंदाज में पाकिस्तान की जो माशी हालत है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। खान साहब ने पहले 100 रोज़ा प्लान रखा था जिसमें कहा गया था कि बहुत सी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आवाम को, पाकिस्तानियों को नजर आएगी। एक रोज़ पहले उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 6 माह दरकार होंगे पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने के लिए। लेकिन ये जो IMF की रिपोर्ट है इसमें बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत की ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, ये नाजुक सूरत हाल कम से कम 2 साल तक बरकरार रहेगी और पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है उसको नाजुक नहीं बल्कि इंतहाई नाजुक करार दिया गया है। कुछ तजावीज़ भी उसमें दी गई हैं। उसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डेफिसिट चल रहा है उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, नई सरमायाकारी का आना बहुत ज़रूरी है और यह भी कहा गया है कि जो ग्रोथ रेट पाकिस्तान में इस वक्त है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि रिकमेंडेशंस तो दे दी गई हैं, इन पर इंप्लीमेंट किस तरह होगा और मौजूदा इकनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए PTI की हुकूमत इसको आगे किस तरीके से ख़त्म करने के लिए बुनियादी इक़दामात करेगी और इस बात की क्या एश्योरिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली और आखिरी मरतबा ही IMF का रुख करेगी। क्या इसके बाद दोबारा पाकिस्तान को इस किस्म के किसी इकनॉमिक प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस किस्म के बेल आउट पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी वज़ीर आज़म साहब की जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर उसमें बात की गई है। एक विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस लाने की बात की गई है और इसमें कहा गया है कि वो आम अफराद भी जो कि कहीं भी करप्शन की निशानदही करेंगे उनको वसूल शुदा रकम का 20% दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन FIA और NAB के होते हुए क्या इस किस्म के नए ऑर्डिनेंस की जरूरत है? और यह जरूर है कि इसमें अपोजिशन या पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्डिनेंस की सूरत में आएगा। लेकिन क्या अपोजिशन के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे और अगर होंगे तो उनको दूर कैसे किया जाएगा? हम इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आगे चलकर शहबाज शरीफ साहब जो कि NAB की तरफ से जिनको गिरफ्तार किया गया, उनके हक में आज अपोजिशन ने कौमी असम्बली के बाहर एक प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो सरासर गैर कानूनी है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि एक तरफ जो हुकूमत है वो अपोजिशन के बहुत से मुतालबात मान रही है, कौमी असेंबली का सेशन बुलवाया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन का पहले पंजाब असेंबली में और फिर कौमी असेंबली के बाहर एहतजाज आखिर क्या मायने रखता है, हम इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर ओहदे से हटाने की सिफारिश की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने और सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। किस हद तक जिस तरीके से उनकी जो मुतनाज़ तकरीर थी उसके ऊपर डिबेट की गई, उसके ऊपर कंप्लेंट्स की गई। शौकत सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके मौक़िफ़ को बिल्कुल सही अंदाज में अंडरस्टैंड नहीं किया, पेश नहीं किया गया और उनके साथ ये सरासर गलत फैसला किया गया। ये उन्होंने पर्सनली स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवाना स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अफजल साहब मौजूद हैं। राना साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शैला साहबा। और इसके अलावा SN भून साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं और सीनियर लॉयर भी हैं। मैं आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करूंगी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सर एक तो ये कि ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, ठीक है इवेंचुअली PTI को जाना पड़ा है IMF की तरफ, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये कहा जा रहा है कि जी 2 साल में भी आप बहुत से इकनॉमिक इशूज़ को हल नहीं कर सकेंगे। तो खान साहब ने वो जो 100 दिन और फिर 6 माह का टारगेट दिया था उसमें कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? सना शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि IMF ने इंडोर्स किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद जो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस नज़र आ रहा था कि डेफिसिट के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि हम बहुत ज़्यादा शार्टफॉल में हैं और हुकूमत इस हालात में हमें मिली है, उस चीज़ को इंडोर्स किया है। खान साहब की आज भी विल ये है कि जो कल का काम है वो मैं आज करूं। इस वजह से वो दिन रात उस अपनी विल के साथ एक बहुत मेहनत के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने में, क्योंकि जब आदमी एक काम 2 साल का होने का है, जैसे माजी में भी कुछ काम हुए कि 2 साल के काम के लिए अगर आप उसका टारगेट अगर 1 साल का रखेंगे कि 1 साल में काम पूरा करना है, तो आप कोशिश होगी कि वो 15 महीने या 18 महीने के अंदर हो जाए, तो ये अच्छी बात है। मगर आज आप देखें कि जो बातें की गई है कि यहाँ पे ये क्राइसिस है, उन चीज़ों को उन्होंने एंडोर्स किया है। अब उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है डेफिसिट के ऊपर कि उसको
जो है ना खत्म, हमने ट्रेड डेफिसिट हो या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर हो कि एक्सपेंडिचर को कम करें, रेवेन्यू को ज्यादा जनरेट करें, उन चीजों को पहले दिन फोकस किया गया। दूसरी चीज ये कि पहले जो एक्सपेंडिचर होता था डेवलपमेंट के नाम पे या अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते थे, उसमें 30% अमाउंट करप्शन के ऊपर चढ़ जाता था। अब कम से कम उस करप्शन के ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है कि उस करप्शन को दिन ब दिन माइनस करके और ख़त्म किया जाए कि करप्शन का नामो निशान यहाँ से ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि रिकवरी एक तो ये है कि जो टैक्स पेयर हैं और जो लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं उसको जो है, और एक खौफ जरूर लोगों में आप देखें कि जो उसको लाने के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया गया, वैसे टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने का तो कोई स्टेप हमने नहीं देखा। मैं समझता हूं, आज मैंने एफबीआर की रिपोर्ट शाम को मैं देख रहा था, एफबीआर ने कहा है कि ऑटोमेटिकली अभी इस वक्त की जो अक्टूबर की पोजीशन है वो कोई 30% के करीब इंक्रीज जो है वो टैक्स पेयर जो है वो इस वक्त नेट में या टैक्स अमाउंट जो वो आ रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो एफबीआर की रिपोर्ट थी जो मैंने शाम को मेरी नज़र से गुजरी, तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ और टैक्स के ऊपर तवज्जो, इन चीज़ों के ऊपर लोगों के अंदर भी खौफ है कि अब हमारे पास वो चोरी नहीं चल सकेगी जैसे माजी में चलती थी। अब कम से कम करप्शन का खात्मा, अगर कोई टैक्स दायरे में बाहर है तो उसको टैक्स के नेट में आना पड़ेगा, पैसे किसी ने शो नहीं किए हैं तो उसको शो करना पड़ेंगे। ये एक हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आईएमएफ ने जो बातें की है, इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने बात की है कि भाई अब नए प्रोजेक्ट लाने चाहिए, मैं समझता हूं जो राणा साहब अपनी बात में जरूर करेगा कि आईएमएफ के पास जाना जो है वो हर्ज नहीं है। इन्वेस्टमेंट पीटीआई किस तरह करेगी ना, असल क्वेश्चन देखिए, मैं समझता हूं कि नए प्रोजेक्ट भी लगने चाहिए। अगर नए प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया जाता है वो भी होने चाहिए, मगर डेफिसिट को आप खान साहब ये कह रहे हैं कि जो कर्जे हैं बेसिकली उनकी इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ा है। हाँ, ये वो खुद कह रहे हैं। ये खुद कह, अब वो माजी में जब नून लीग की हुकूमत आई तब भी उन्होंने ये कहा था, मगर उन्होंने फिर जो डेफिसिट के ऊपर चलाते गए, अपनी रेवेन्यू कलेक्शन को तवज्जो नहीं दी, एक्सपेंडिचर दिन ब दिन। अब इनके पास जवाब ये होता है कि हमने उस वक्त जो 10 अरब में जो अगर प्लांट लगाया उससे हमने इतना रेवेन्यू, अच्छे प्लांट है, अगर ये अच्छे प्लांट है, मगर आप उससे ज्यादा जो लोन लिया गया आज वो फिर रीपे क्यों नहीं हुआ? अगर उसने इदारों में कमाया तो अगर आज मैं कोई एक कर्ज लेता हूं 10 करोड़ पे, मैं उसके ऊपर 5 साल में कारोबार करता हूं तो मेरी फिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि 5 साल में मैं इतने कमाऊं कि वो 10 करोड़ से 5 करोड़ तो माइनस कर लूं ना। ये क्वेश्चन भी हो रहा है ना कि दिसंबर तक पाकिस्तान को जितना अमाउंट चाहिए वो 9 से 10 अरब डॉलर है, अगर वो जरूरत पूरी कर देता है तो उसमें ज्यादातर एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। मैं राणा साहब थोड़ा सा कॉमेंट आपसे लेना चाहूंगी। सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये जो नून लीग का पिछला दौर था इसमें बुनियादी तौर पर नून लीग एक ही मरतबा आईएमएफ के पास गई थी और वो क्या एक्सटेंडेड पैकेज था, और ये जो मौजूदा सूरत हाल में सर ये रिपोर्ट आई है आईएमएफ की, इसमें नाजुक नहीं इंतहाई नाजुक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो खान साहब ने 6 माह या 100 दिन की बात की है और वो कह रहे हैं कि जी 2 साल तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, तो क्या खान साहब इसको 2 साल से पहले कर सकेंगे इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व? बहुत शुक्रिया। देखें, आईएमएफ जो है उसकी असेसमेंट जो होती है वो काफी दुरुस्त होती है। आईएमएफ जो है, हम लोगों ने आईएमएफ का जो पैकेज लिया वो बड़े ही 6 अरब डॉलर के रिजर्व थे और 1 महीने के बाद 3 अरब डॉलर हमने वापस देना था और हमने आईएमएफ का पैकेज लिया। और ये जो आज ये बातें कर रहे हैं कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज बड़ी सख्त होती हैं, हम पाकिस्तान की तारीख में वो पहली हुकूमत है जिसने आईएमएफ का जो पैकेज था, जो प्रोजेक्ट था उसको मुकम्मल किया। आज तक पाकिस्तान ने हमसे पहले शायद 11 मरतबा कर्जे दिए और आईएमएफ के प्रोग्राम को मुकम्मल किए बगैर निकल गए। कहने का मकसद ये है कि हमने उनकी तमाम तर मुश्किल कंडीशनैलिटीज, वो टैक्स इंक्रीज करना था, रिकवरी को, टैक्स बेस को वाइडन करना था, तो जो अहदाफ हमने हासिल किए वो पहले 4 साल में हासिल कर लिए और आईएमएफ के प्रोग्राम से कामयाबी से बाहर निकल गए। और उस वक्त जो पाकिस्तान था इस नहज पे पहुंचा था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को दुनिया में एक इमर्जिंग कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर कहा गया, शाबाश मिली, और पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि 2020 तक ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। लेकिन जब हमारी हुकूमत और हमारे लीडर नवाज शरीफ के कमर में छुरा घोंपा गया और उस वक्त से पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरना शुरू हुई, उसके बाद आज हमें हुकूमत से हाथ धोए हुए 4 महीने और 10 दिन हो गए हैं, 11 दिन।
इन 4 महीने और 11 दिन में क्या हुआ वो एक दास्तान है जिसके ऊपर चीखे मार के रोना चाहिए। पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट आई, उनके पास कोई काबिल कदर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था और उन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया। उसके बाद इन्होंने 55 दिन में एक ही काम किया, इन्होंने कहा कि हम आईसीयू में हमारी मईशत है, हम फौत होने वाले हैं, और साथ अपना कशकोल लेके दुनिया को कहते रहे कि हमें कर्जा दो। जो शख्स बीमार हो उसको कोई कर्जा नहीं देता, ये तो आईसीयू में फौत होने वाले। इन लोगों ने पाकिस्तान को पहले करप्शन के नाम पे बदनाम किया, फिर उन्होंने अपनी मईशत को एक डेड मईशत का ब्लेम लगा के पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट में पाकिस्तान को इंतहाई गहरे खड्डे में फेंक दिया। और फिर 55 दिन तक ये फैसला नहीं कर सके, इनकी प्रायोरिटीज पता नहीं क्या थी। जो असद उमर हैं, नहीं राणा साहब, मेरा मैं क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश करती हूँ सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो 2 साल का मेंशन किया जा रहा है इस रिपोर्ट में, आपने शुरू में कहा कि आईएमएफ की रिपोर्ट ज्यादातर मुसद्दिका ही होती है, ग्राउंड रियलिटी पे होती है। सर क्या वाकई 2 साल लगेंगे इस सिचुएशन से निकलने में? खान साहब का वो 100 दिन और 6 महीने वाला जो बयानिया है वो गलत साबित होगा, वो क्या, उस पर क्या ओपिनियन है सर आपका? जो इनका तरीकाकार मुझे नजर आ रहा है, ये 5 साल में भी नहीं कर सकेंगे। इनके पास ना टीम है ना टीम वर्क है, ना इनका एटीट्यूड सही है, ना इन्होंने अपने अच्छे दोस्तों के साथ हालात खराब कर लिए, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ, टर्की के साथ, जिन लोगों पे हम डिपेंड करते थे कि मुश्किल वक्त में काम आएंगे, इन्होंने उन लोगों को भी पुट ऑफ कर दिया है। मैं आपको चंद एक अहदाफ हैं जिनके ऊपर आप आ जाएं। रोज ये इनकी हुकूमत की 2 प्रायोरिटीज हैं। एक प्रायोरिटी ये है कि पिछली हुकूमत को इतना गंदा कहो कि सारा मलबा उन पे डाल दो, इस तरह से हुकूमत ये कर नहीं सकेंगे। दूसरा ये आने वाले वक्त में जो एक चोरी का फोबिया है कि 10 अरब डॉलर यहां से जा रहा है, इनको चाहिए था आते ही जो बिजली के अंदर 1200 अरब की सर्कुलर डेट था उसको रोकने की कोशिश करते। इन दिनों में 150 अरब डॉलर इनके आने के बाद 150 अरब रुपए का सर्कुलर डेट इनके ऊपर, इन्होंने क्या किया केपी के अंदर बिजली चोरी को रोकने के लिए, पाकिस्तान में बिजली चोरी रोकने के लिए क्या किया? जो एंटी स्मगलिंग मेजर्स, कौन सा इन्होंने पैसा पकड़ लिया? अगर 10 अरब रुपया या 10 अरब डॉलर ये रिकवर करना चाहते थे तो आज मुझे बताएं ये 1200 अरब रुपए के सर्कुलर डेट को रोकते थे। आज जो डिवैल्यूएशन हुई है वो 1200 अरब रुपए के बराबर हो गई है पिछले 3 दिन के अंदर। ये तो सर्कुलर डेट की स्टोरियां सुना रहे थे ना जी, बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया। इनसे पूछें इनसे पूछें कि आज पाकिस्तान में जो बच्चा कल को पैदा होगा, आज उसके ऊपर कितना कर्जा है, और ये इन लोगों ने क्या 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो बेड़ा गर्क किया इन डिसीजन के साथ। मैं ठीक वापस आपकी तरफ आती, मैं आपसे कमेंट लेती हूँ। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट, जो 20 शराइत उन्होंने रखी थी, उनको इवेंचुअली मानना तो पड़ेगा। साहिबा, ये थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगी कि ये जो आईएमएफ की तरफ रुजू करना है, पीटीआई की गवर्नमेंट के पास और कोई अल्टरनेट ऑप्शन वैसे भी मौजूद नहीं था। इन शराइत को मानने में और इस रिपोर्ट को अगर सामने रखा जाए तो इसका मतलब यह है कि मईशत में बहुत जल्द बेहतरी नहीं आ सकेगी। तो क्या बेहतर नहीं है कि आवाम के साथ ज्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंट तरीके से उनसे ये शेयर कर लिया जाए, बजाय इसके कि उनको 6 माह या 100 दिन का ख्वाब दिखाया जाए? देखिए, अब आप इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे कि आप ख्वाब दिखाएं और लोग आपको वोट दे दें। अब वक्त आ गया है कि जो आप कहते हैं कि आपको वोट दिए गए हैं और जिन्होंने वोट दिए हैं वो ये देखें कि उन्होंने क्या कर दिया, अगर लोगों ने दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आप ख्वाब नहीं दिखाएं, क्योंकि अब जो आईएमएफ से आपका पहले ही डिसीजन था कि आप लेंगे, सारी बातें तय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने वक्त जाया किया जिसका और नुकसान हुआ। अब आईएमएफ की अपने ही माहिरीन की रिपोर्ट है कि 2 साल भी नहीं निकल सकते। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आईएमएफ के पास जब जाएंगे तो ये भी उनकी डिमांड है कि जो इनके इदारे हैं उसमें जरूरत से ज्यादा लोग जो हैं वो भर्ती किए हुए हैं, उनकी तादाद कम की जाए। दूसरे ये कि जो हमारे कौमी इदारे हैं और वो जाहिर है कि खसारे में चल रहे हैं, तो उनको भी प्राइवेटाइज किया जाए, तो बेरोजगारी का भी एक सामना करना पड़ेगा।
ठीक है। और जो महंगाई है, जैसे ही हम जाएंगे आईएमएफ के पास तो 12.75 डॉलर, 12.75 का जो परसेंट रुपए में गिरावट आई है वो और बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम 24 तारीख को जो है 124 का डॉलर है, और हाँ पीर को 124 का डॉलर होता है और मंगल को 137 का हो जाता है। ये इतने इतने फर्क से जो चीजें जा रही हैं, तो जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ेगी महंगाई भी बढ़ जाएगी और रुपए की कीमत और गिरेगी। तो ये इतना ज्यादा मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। अवाम जो है ना इन बातों को समझने को अब तैयार नहीं है कि आपको क्या मसला था, क्योंकि आप उस हुकूमत के साथी थे परवेज मुशर्रफ के, जिसके बाद हमने संभाली, लेकिन अपनी आवाम को हमने इतनी सब्सिडी दी, जबकि हमने इतना महंगाई नहीं की। 4 रुपए तक जरूर यूनिट बिजली गई, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत फी बैरल क्या थी और आज उससे आधी है। आपके पास क्या जवाब है? आवाम अब सिर्फ ये पूछना चाहती है कि आपने ये बड़े दावे किए थे कि हम महंगाई नहीं करेंगे, आपने बड़े दावे किए थे कि कचकोल तोड़ देंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, बाहर वालों के पास नहीं जाएंगे, तो क्या आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी? ये घिसी पिटी कहानी। मैंने डॉक्टर साहब से भी यही पूछा था कि क्या दोबारा नहीं जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास? ये कैसी श्योरिटी होगी, ये किस तरह मिलेगी? नहीं, देखें बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इनको जाना पड़ेगा। उसकी एक वजह यह है कि इनकी कोई माशी पॉलिसी है ही नहीं। अगर कोई माशी पॉलिसी होती तो ये जो कि तय कर चुके थे कि जाना है हमें आईएमएफ के पास, फिर भी देर लगाई, तो ये कुछ बेहतरी करते। ये खुशफहमी का शिकार थे। दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक, सऊदी अरब ने भी इन्हें झंडी दिखा दी और इनसे जो उन्होंने मायदा किया है वो सीपैक का, उसमें भी वो इनको उम्मीद थी ज्यादा की, वो कम लगा रहे हैं। 10 बिलियन जो लगाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता लगेगा। और बाकी जो दूसरे ममालिक हैं वहां पे भी जो सूरत हाल है, दोस्त ममालिक, उनसे भी इतना नहीं होगा। जल्दी से मुल्क नहीं चलते। तो ये सही बात हुई उससे पहले कि पहले करप्ट कह के होंगे कुछ लोग, करप्ट चल रहा है उनका मुकदमा, लेकिन आपने कहा कि ये मुल्क चल ही नहीं सकता। मुल्क तो चल रहा है। बुरे बुरे हालात देखे। हर मुल्क को, हर हुकूमत को उस वक्त की मईशत की अच्छी सूरत हाल नहीं मिली, लेकिन आपने आते ही जो महंगाई का तूफान खोला है, चाहे एलपीजी हो, चाहे कुछ आटा हो, चीनी हो, बिजली हो, उससे अवाम को ये मकसद नहीं है। अवाम ये कह रही है कि हमें आपकी वो तकरीरें याद है जिसमें आपने करीब थे रिजर्व्स, लेकिन वो एक माह में आधे रह गए, 14 बिलियन डॉलर्स रह गए। तो अब 6 हफ्ते से ज्यादा के तो रिजर्व्स ही नहीं है पाकिस्तान के पास। तो इवेंचुअली कोई ना कोई ऑप्शन तो लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब ऑपोजिशन में थे तो हकाइक ही नहीं शेयर करती थी हुकूमत। मैं एहसन बून साहब से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। नहीं, गलत। मैं एक बात कह लूं। जी मैं जी एक बात कर लो। देखिए, शेयर की बात ही नहीं है, शेयर की बात ही नहीं है। 3 साल के टॉक शोज उठा के देख लें, मोस्टली उसमें मुराद होते थे, अली मोहम्मद होते थे, दूसरे लोग होते थे, और खुद असद उमर होते थे जो रोहांसू हो के जो है प्रोग्राम करते थे कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। और हर एक में ये बात होती थी कि आईएमएफ के पास जब से गए हैं, पाकिस्तान गया है, उसकी तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा नून लीग ने लिया है। और ये सब कहते थे कि हमारे पास वो पॉलिसी है कि हम जो है आते ही कशकोल तोड़ देंगे, महंगाई नहीं करेंगे, टैक्सेस नहीं लगाएंगे। तो आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया। मैं शैला साहब एहसन साहब का कमेंट ले लूं। ठीक, वही मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ इसका। एहसन साहब, सिर्फ लास्ट कमेंट आपका कि क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि एक तो हमें अंधेरे में रखा गया जब हम अपोजिशन में थे, दूसरा हमें शायद एक ही दफा ये कड़वा घूंट पीना पड़े, आपको लगता है कि अवाम ये धचका भी बर्दाश्त कर लेंगे और इसके बाद शायद पाकिस्तान को अगले 6 माह में या उससे अगले 6 माह में जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा आईएमएफ के पास जाने की? मैं इस पे सना सिर्फ इतना अर्ज करूंगा जी सर कि ये जो आपने बात की थी ना कि लोगों को, अवाम को ख्वाब दिखाने की बजाय शेयर कर लेते और पब्लिक एट लार्ज को कॉन्फिडेंस में ले लेते कि हमारी मईशत की क्या बात सूरत हाल है, क्योंकि वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। चूंकि हम ये समझते हैं बहैसियत शहरी, मैं उस लेवल पे जो ये एक्सपर्ट नहीं हूँ इकोनॉमी का, लेकिन एक बात मैं जो एज ए लेमैन समझता हूँ कि आप ये वैसे ही बात किसी भी आम आदमी को अपील नहीं करती कि आप जो
पिछले 5 साल का, 10 साल का या 20 साल का खसारा है उसको 100 दिन में, 200 दिन में, ये एक बबल इकोनॉमी थी जिसमें कहीं IMF से ले लिया, कभी सऊदी अरब से ले लिया, कभी कहाँ से ले लिया, और डॉलर की कीमत उससे स्टेबल कर दी, पाउंड की कीमत स्टेबल कर दी और कहा जी हम ये कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी ये नहीं। हमारी इकोनॉमी, आप ये बिजली जो RPPs की बात कर रहे हैं, मैं बहैसियत वकील ये समझता हूँ कि यहाँ 250 अरब रुपए के RPPs के क्लेम जो हैं, सर्टिफाइड और वेरीफाइड क्लेम जो है वो कोर्ट्स में पड़े हैं कि हमें नहीं दे रहे। और वो कौन नहीं दे रहा? वो ये हमारी पिछली हुकूमत जो थी, मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, ये सारा उनका दिया हुआ है। इसलिए ये बात कहना कि एक दिन में ये ठीक हो जाएगा, मैं तो ये समझता हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2 साल में, अगर 2 साल छोड़ के ये 2.5 साल में भी ठीक हो जाए, और इसके अलावा ये बाकी जो बातें हैं ना कि जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, ये ठीक कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। बात ये है कि पब्लिक एट लार्ज जो है उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। सर, लेकिन अच्छा है ना कि अवाम को एतमाद में ले लें। डॉक्टर साहब के पास इसका जवाब है। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक के बाद अगर ले लूं, अगर आपकी इजाजत। जी भवन साहब, मैं आखिरी बात करूंगा जो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं। देखें, ये अपनी हुकूमत के दादोशुमार देते हैं, ये कर रहे हैं, PTI कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बजाय ये इमैच्योर स्टेटमेंट्स देने के, गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का लोगों को लॉलीपॉप देने के, इनको शेयर करे प्रॉब्लम के हमारी इकोनॉमी। तो खान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को और अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें। डॉक्टर साहब से हम शुरू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पे क्या मौक़िफ़ हो सकता है। दूसरा, आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस लाने की बात की गई है। ये विसल ब्लोअर जो ऑर्डिनेंस है ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है नैब और FIA जैसे इदारों के होते हुए, जो पहले ही एहतसाब के ऊपर, करप्शन के खात्मे के ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी कितनी अहमियत होगी, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज वजीर आजम खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी है और उसमें उन्होंने चंद चीज़ों की तरफ इशारा भी किया कि जो गुज़िश्ता 10 साल में जो कर्जे लिए गए, क्योंकि सारी आजकल डिबेट कर्जे IMF के हवाले से ही की जा रही है, तो 10 साल में जो कर्जे लिए गए 2 हुकूमतों में, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, आया वो कितने लिए गए और किन किन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हुए, इसके ऊपर पूरी तहकीक होनी चाहिए कि आया इसमें कहीं करप्शन का कोई एलिमेंट तो नहीं है। और दूसरा, विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस लाने के ऊपर भी बातचीत की गई है। ऑर्डिनेंस यकीनन इसको इसी सूरत में लाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें पार्लियामेंट या अपोजिशन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप पहले तो कुछ और पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे। पहली चीज तो ये कि जो मेरे भाई राणा साहब ने बात की कि एक आदमी जो जन्म लेता है उसके ऊपर कितना कब्जा है, अगर वो कर्जा 55 दिनों में अगर चढ़ा है तो फिर तो PTI की फॉल्ट है, मगर कितने अरसे में चढ़ा है वो सब उनको भी पता है। ऑलरेडी उन पे अच्छा खासा कर्जा था पहले भी। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट 6,000 से 13,000 अरब तक पहुंचा और PMLN की गवर्नमेंट से 13,000 से 30,000 में पहुंचा, 28,000। हाँ, मगर वो जो 30 अरब पहुंचा, उन्होंने जो एक फिजिबल प्रोजेक्ट लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, फिजिबल प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि आज हम इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, इससे हमारी इनकम होगी, इसके ऊपर हमारी सब्सिडी नहीं जाएगी। कर्जे के ऊपर अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए, आप लगाएं, कर्जा लेके बहुत सारी इंडस्ट्री लेती है, कर्जा लेती है, 50% अपना लगाती है, 50% कर्जा लेती है, मगर वो फिजिबल तब होता है कि अगर उसे इनकम हो। अगर आप कर्जे लेके और उसी प्रोजेक्ट के ऊपर सब्सिडी देके लगाएं और सिर्फ पब्लिक पॉपुलर फैसले करें, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। दूसरी चीज ये कि अगर ये समझते हैं कि ये माशी पॉलिसी है जो माजी में चलती आ रही है, तो वो माशी पॉलिसी PTI में नहीं होगी। PTI एक रियलिस्टिक है और मैं समझता हूं ये बजट भी पाकिस्तान की बजट, PTI की बजट नहीं थी। अनपॉपुलर फैसले ये करने पड़ेंगे, हकीकत बताने। मेरा क्वेश्चन ये कि एक दफा क्लियर कर दे PTI कि ये पहली और आखिरी मर्तबा मैं समझता हूं ये टेम्पररी फेज में गए हैं कि कम से कम हम अपने डेफिसिट को कवर कर सके। 10 अरब डॉलर टेम्पररी फेज तो नहीं हो सकता ना, ये अच्छा खासा बिल्कुल नहीं, 10 अरब नहीं है, 8 अरब के करीब है। और वो भी इस वजह से कि इस वक्त जो है 3-4 महीनों के अंदर जो रीपेमेंट करनी है, जो पेमेंट का जो शॉर्टफॉल है, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए आप दिन ब दिन जो टारगेट है रेवेन्यू के,
और एक्सपेंडिचर, उसमें दिन ब दिन आप डेफिसिट कम होता देखेंगे। जब आप उसको कम होता देखेंगी तो आपको भी नजर आएगा कि यहाँ पे जितना इस वक्त पाकिस्तान को अमाउंट चाहिए उतना ही वो डिमांड कर रहा है। पहले माजी में अच्छा, मुझे थोड़ा माजी में 2 बंदे काम करते थे ना, मियां साहब थे या डार साहब थे, इवन कैबिनेट को भी ब्रीफ नहीं किया जाता था। लोग काम कर रहे हैं सर, खान साहब और असद उमर साहब। अभी देखिए, अब कैबिनेट को भी हर चीज को ब्रीफ हो रहा है और अब अवाम के सामने भी वो बातें लेके आ रही है। आज देखे ना, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप अवाम को, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर भी ये 10 साल की अकाउंटेबिलिटी वैसे क्यों आज इस पे डिबेट की गई है? मुशर्रफ साहब के दौर की अकाउंटेबिलिटी भी उसमें डाल देते कि उसमें कहां पैसा खर्च हुआ। इन 10 सालों के अंदर ऑडिट भी जो होती है वो भी 10 सालों की होती है, और 10 सालों के अंदर जो है बहुत ज्यादा मुल्क को जो है ना और पीछे गया इन 10 सालों के अंदर, इस वजह से। और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी दावाएं करती है, और मैं समझता हूं कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, FIA, NAB, इन इदारों ने भी अपना परफेक्ट काम नहीं किया। आज भी हम नहीं चाहते हैं कि इन इदारों के ऊपर कोई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो, मगर कम से कम इन इदारों को और इंडिपेंडेंट और मजबूत करना पार्लियामेंट के सारे पार्लियामेंटेरियन का। दूसरी बात आपने की ऑर्डिनेंस केवल से वापस आपकी तरफ आती हूं, मैं थोड़ा सा मौका ले लूं, फिर मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। राना अफजल साहब, सर ये जो ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है, तो सर क्या वजह है कि इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया जा रहा है? बिल भी पास हो सकता है, ऑपोजिशन भी इसमें अपने कुछ हिस्सा डाल देगी। देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो PTI की पॉलिसी है वो ये है कि इतना झूठ बोलो कि वो झूठ जो है ना वो सच हो जाए। ये रमेश कुमार भाई मेरा बड़ा अच्छा आदमी था, पता नहीं PTI में जाने के बाद इसको भी उन्हीं के दुपट्टे का रंग लग गया है। ये कहते जी 10 साल के अंदर मुल्क पीछे चला गया। 10 साल में इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया गया। 10 साल में इस मुल्क के अंदर बिजली पूरी की गई, इस मुल्क में गैस पूरी की गई। इन 10 साल में 5 साल ये रमेश कुमार हमारी पार्टी में बैठा हुआ, ड्रोन हमले खत्म हुए, जो कुछ हुआ। और 10 साल के अंदर ये जो इनका असद उमर है, 5 साल ये रमेश इसका गवाह है कि मैं जब बहस करता था अपना रोटा डे के ऊपर, तो असद उमर मेरे हर सवाल पे बहस करता था और इसको हर चीज का पता था। ये CPAC की कमेटी का भी मेंबर था, फाइनेंस कमेटी का हमारे साथ मेंबर था। अब ये आके कहते हैं जी हमें तो मईशत का पता नहीं चला। ये 1200 अरब के सर्कुलर डेट को हमारे ऊपर कहानियां बना के पेश करते हैं। पिछले 3 दिन में 920 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए हैं, सिर्फ डॉलर की डिवैल्यूएशन 3 दिन के अंदर। वो 1200 अरब तो 5 साल में हुआ ना, और वो इसलिए हुआ कि ये KPK में चोरी खुद करवाते थे और आज भी करवा रहे हैं। उस चोरी को आज तक नहीं रोका। वो जो जिस पुलिस की ये तारीफें करती थी, वो कुंडे देख लेती थी और उनको पकड़ती नहीं थी जो कुंडे लगे होते थे। और आज भी 150 अरब इनके आने के बाद सर्कुलर डेट बढ़ गया है। तो ये बातें करके लोगों को लारा लपा देने वाली बात नहीं है। आपका इनका फोकस नहीं है। हम लोग थे 10 पैसे डॉलर ऊपर नीचे होता था, सुबह मीटिंग हो जाती थी। 10 पैसे महंगाई होती थी, सुबह वहां पे मीटिंग होती थी। ये आजकल इनकी जो सुबह तो इनको ख्वाब आते हैं बाथरूम के टॉयलेट। जी अब ये टॉयलेट ठीक कराने के ख्वाब देखते हैं, इनको तो पाकिस्तान की मईशत के ख्वाब देखने चाहिए। जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखें, ऑर्डिनेंस के बारे में आप इनको, जो इनकी आजकल वो क्या ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है ना, वो इनकी पार्लिमानी वेप हुआ करती थी और वो ऐसी धुआंधार तकरीरें करती थी कि पार्लियामेंट के होते हुए आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जमहूरियत का तिया पांचा कर रहे हैं। ये रमेश साहब से पूछे ऐसा होता था कि नहीं होता था? और आज ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अंदर फ्लोर पे बहस ना करनी पड़े, इनको वहां पे हजीमत ना उठानी पड़े, इनको जवाब ना देने पड़े। ये राह फरार है। शैला साहबा, ये जो खान साहब ने कहा कि पिछले 10 साल का ऑडिट किया जाएगा कि जी कहां ये कर्जे लिए गए, कहां इस्तेमाल हुए, तो आपके ख्याल में क्या फोकस सिर्फ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? और इस ऑर्डिनेंस की सूरत में क्या पार्लियामेंट को बाईपास करके ये बिल लाया जा रहा है? इस पे पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि 10 साल का वो ऑडिट करते रहे, अवाम को इससे मसला नहीं है। अवाम जो है वो रिलीफ चाहती है जल्द, कि जो जिनके लिए इन्होंने पूरे पता नहीं 101 जलसे किए,
और वो गलत थे, तो इन्होंने अब तक क्या दिया? अब तक इनके पास सिर्फ महंगाई है। अब ये जो मेरे भाई रमेश बात करते हैं कि ये सियासत को इबादत करते हैं, तो 4 साल बाद किबला बदलने की जरूरत ना करेंगे। हर इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी इबादत सही रुख पे हो रही है अब की दफा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं बात कर लूँ ना, मैं बात कर लूं। अब इन्होंने कहा कि है ना ऑडिट करना चाहिए कि कहाँ पे ये पैसे लगे और क्या हुए। तो पहले ऑडिट जरा उसका कर लेना, अपने यहाँ की मेट्रो का 15 अरब से शुरू हुआ था, 84 पे आ गया, अभी तक जो है वो पूरा नहीं हो रहा। जरा ये सारी चीजों का भी ऑडिट करें। अब जब 10 साल का आप ऑडिट करने निकल रहे हैं, फिर आप एक इदारा बना रहे हैं, सरखाने में पड़ा है मुकदमा। जी वो उसमें भी मैं बात करती हूँ कि वो तो अलग है, बल्कि जो इनका 85 करोड़ का इदारा था, जब उसने 12 ही लाख इकट्ठे किए होंगे, इन्होंने बंद कर दिया। उसके मुलाजमीन के मद में 1 अरब और कुछ अशारिया के पैसे खर्च होते रहे। अभी उसे बंद करने जा रहे हैं, उसके मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। तो जो आपकी नाक के नीचे इदारा था और वो नहीं चल सका क्योंकि उसने आपके भी लोगों पे हाथ डालने शुरू कर दिए। तो अब ये आप इदारे बना जो रहे हैं, तो क्या ऑर्डिनेंस जो है उसको 3 मंथ्स के अंदर अंदर असेंबली से पास कराना चाहिए। असेंबली का सेशन आप कब तक रोकोगे, कब तक नहीं होने दोगे? कल से शुरू हो जाएगा, जबकि अभी उसके नक्शे पे भी बात नहीं हुई। इंप्लीमेंट कर सकेगी। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, शहबाज शरीफ साहब के हक में आज एहतजाज किया गया, उस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं उनकी भी और इसहाक डार साहब की भी जो जायदादें हैं वो जब्त करने के अहकाम दिए गए। इन तमाम इशूज के ऊपर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब से मुताल्लिक ऑर्डिनेंसेस लेजिस्लेशन सपोर्टिव कितनी हो सकती है अपोजिशन, आज हमने अपोजिशन को देखा कि कौमी असेंबली के बाद शहबाज शरीफ साहब के हक में प्रोटेस्ट करी थी। डॉक्टर साहब, आप एक तो पिछले भी सेगमेंट में कुछ कहना चाह रहे थे, दूसरा ये कि अपोजिशन की सारी डिमांड्स तो शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक मान ली गई थी, प्रोडक्शन ऑर्डर उनका जारी होना, उनके लिए इजलास तलब करना, फिर एहतजाज क्यों था अपोजिशन का? पहली चीज़ तो ये कि मैं ऑर्डिनेंस का क्लियर करूं। ऑर्डिनेंस जो है वो 90 to 120 डेज के लिए आ सकता है और एक मरतबा एक्सटेंड भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ऑर्डिनेंस बिल्कुल जमहूरियत के अंदर रवायत अच्छी नहीं है, मगर ये चलती आ रही है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है और ये एक मरतबा नहीं, ये आप अगर पुराने अदवार देखें कि चलती आ रही है। दूसरी चीज ये कि कुछ ना कुछ मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर अपोजिशन अगर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने पहले, आप फिर अपने टाइम पे जवाब दीजिए कि अगर वो समझती है कि पीटीआई के अंदर भी करप्शन केपीके के अंदर हुई है, तो क्यों नहीं ऐसी सजेशन देती हैं, ऐसा रेजोल्यूशन लेके आए कि भाई हम एहतसाब के लिए, इदारों को मजबूत करने के लिए आपके साथ बैठते हैं, आप इदारों को मजबूत भी करें, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएं। मैं समझता हूं अपोजिशन ये ले लें अपना करेज के और अपोजिशन इस तरीके से आके गवर्नमेंट का भी साथ दें, बल्कि इनिशिएटिव अगर अपोजिशन ले, फिर अगर गवर्नमेंट पीछे हटती है आपके भी सामने आ जाएगी, पब्लिक के सामने भी आ जाएगी। सर, नैब जब तहकीकात करती है तो अलीम खान साहब से लेके दीगर मैं समझता हूं कि अगर बाहर भी घूमते रहते हैं, इदारों को देखो ना, हमारा मकसद ये है, मैं नून लीग में था तब भी वही बातें करता था, आज भी ये बातें करता हूं। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए आज अगर पीपुल्स पार्टी को रेजोल्यूशन लेके आए, हम लोग बैठे हैं, हम सपोर्ट करेंगे कि भाई करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए नैब को मजबूत करना है, एफआई को मजबूत करना है, इस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन लेजिस्लेशन करनी है, बिल्कुल उसको सपोर्ट किया जाएगा। मैं जवाब दूंगी। दूसरी चीज ये कि अगर करप्शन के अंदर करप्शन के अंदर या किसी भी कानून के तहत कोई भी केस चलता है, मैं समझता हूं उसके ऊपर पार्लियामेंटेरियन का एहतजाज उनके लिए नहीं बनता। मैं नून लीग में था, राना साहब मेरे साथ होते थे, मगर मैं 2 साल तक ये पनामा वगैरह चलता गया ना, मैंने कहा वो एक लीगल केस है, मियां साहब उसको खुद डिफेंड करें। अच्छा, मगर हम लोग कभी उसके पीछे नहीं है। टाइम कम है। राना अफजल साहब, सर ये जो शहबाज शरीफ साहब के हक में प्रोटेस्ट किया गया है, फिर डार साहब की जायदादों के हवाले से भी बात की गई है कि उनकी भी जायदाद जब्त की जाए, शहबाज शरीफ साहब के दामाद की भी की जाए, साद रफीक साहब के साथ भी कोई कॉपरेशन नहीं की जा रही जिस तरीके से आज उनके साथ कोर्ट में हुआ। सर क्या फरमाएंगे, सूरत हाल कैसी आप देख रहे हैं? फिर शहबाज शरीफ साहब के खास तौर पर उनके हक में जो प्रोटेस्ट थी, तो मुतालबात तो मान लिए गए उनको प्रोडक्शन ऑर्डर मिल गया, उनके लिए असेंबली का सेशन आ गया।
देखिए, प्रोडक्शन ऑर्डर उस तारीख में दिया जिस तारीख को उनका वैसे ही नैब का रिमांड खत्म हो रहा है। तो ये कोई इन्होंने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, ये इस किस्म की चालाकियां करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ये जो अवाम इस चीज का फैसला कर देंगे, जो ये ज्यादतियां हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, इसको मेरे बयान से उसमें फर्क नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम का जो माइंड सेट है वो पिछले 50 दिन में चेंज हो चुका है। जिन लोगों ने इनको बारी कहा कि इनको एक बारी दे दें, गुली डंडे की टीम है या ये क्रिकेट की टीम है, इनको बारी देनी है, वो आज बारी देके सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इनको बारी दे दी तो ये क्या हुआ हमारे साथ। बहरहाल आपने जो इन्होंने कहा कि जी ये ऑडिट होगा, जो पैसा कहां से आया, ये इतने नालायक हैं कि इनको ये नहीं पता कि बाहर से जो पैसा आता है वो सीधा स्टेट बैंक में आता है, और स्टेट बैंक जो है वो डॉलर को कंट्रोल करता है और इसका वहां से कोई पैसे निकाल नहीं सकता। और जितना पैसा खर्च होता है हुकूमत का प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो पीएसडीपी के थ्रू होता है। उसके ऊपर आपका ऑडिटर जनरल उसकी अकाउंट स्टेटमेंट बनाता है और वो असेंबली के अंदर जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, कोई उसके अंदर कोई चीजें मिसिंग है, कोई रूल फॉलो नहीं हुआ, उसके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन के पैराज आ जाते हैं। तो इनके पास तो सारा रिकॉर्ड होगा इन्होंने किस चीज की टीम, ये खाने पीने के प्रोग्राम है, ये टास्क फोर्स पे टास्क फोर्स बनाई जा रहे हैं, जो हाउस की कमेटीज हैं उनके जुम्मे लगाएं। ये काम है ही उनका कि हाउस कमेटीज जो है हर अपनी कमेटी बताए कि डेवलपमेंट पीएसडीपी जो है प्लानिंग का मिनिस्टर इन्होंने लगा दिया है और उस प्लानिंग मिनिस्टर को नहीं पता कि पैसे कहां गए। खेल लेने देते हैं हुकूमत को, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। ठीक है शैला रजा साहब, लास्ट आवाम से खेल रहे हैं ये जो पीटीआई की तरफ से बिल्कुल ठीक। शैला साहब, लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगी, आप उस वक्त भी कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी जी, मैं उस वक्त भी करना चाह रही थी कि जब इन्होंने 10 साल की बात की कि उसका हम करेंगे, तो फिर असद उमर को तो मना कर देते ना कि बजट स्पीच में या उस वक्त जब उन्होंने अपनी स्पीच की तो वो तो हमारी तारीफें कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, यू टर्न तो पुरानी बात है। अच्छा, अब जो मुझे कहना है वो ये है कि देखिए एफआईए और नैब इतने स्ट्रांग हैं कि जो एफआईए का डोमेन नहीं था, कि जो इदारे अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आते थे पुरानी हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की, ये रहा कि एफआईए आती थी सिंध के इदारों में और पूरा रिकॉर्ड उठा के ले जाती थी। इससे ज्यादा स्ट्रांग एफआईए क्या होगी। नैब के ऐसे केस हुए कि डॉक्टर आसिम जो हैं वो अभी तक देख रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होगी, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एहतिसाब क्या होगा कि एक मुलजिम बनाकर 11.5 साल आपने रखा, सजाएं नहीं हो सकी। इससे ज्यादा हम क्या चाहेंगे इदारों की मजबूती के। जजेस को फोन होते थे तो हमारे साथ तो हर साल ये होता रहा है, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप भी इदारे मजबूत कर दें। नए ऑर्डिनेंस या नए सिस्टम की जरूरत नहीं है। शैला साहब बहुत माजरत, मेरे पास लास्ट मिनट है। बिल्कुल ठीक, मेरे पास लास्ट मिनट है। भून साहब से लास्ट कमेंट आपका कि ये चाह रहे हैं कि ये सोचना है, आपका कि ये जो जायदाद पिक एंड चूज की सोचना है। बिल्कुल ठीक शैला साहब, पॉइंट आ गया। भून साहब से लास्ट कमेंट, ये जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के हवाले से फैसला हुआ है, आपके ख्याल में उनके केस को सही अंदाज में लिया गया है या फिर जो तकरीर उन्होंने मुतनाज़े की थी, आपको लगता है कि वो जिस पैराए में की गई थी उसका नतीजा तो फेस करना पड़ेगा शौकत साहब को? मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, जिसमें चीफ जस्टिस और बाकी सूबों के चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज जो हैं जो उसका हिस्सा होते हैं, आर्टिकल 209 के तहत किसी भी जज के अनबिकमिंग बिहेवियर या उसके कंडक्ट के हवाले से वो कार्रवाई कर सकते हैं। और ये बड़ी खुशआइंद बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और सीनियर जज साहबान, चीफ जस्टिस साहबान ने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अमल में प्रैक्टिकली उन्होंने काम किया है। और बाकी रही बात, वो जो तकरीर थी मेरी नजर में वो किसी भी जज की तकरीर नहीं हो सकती, वो अनबिकमिंग ऑफ ए जज थी। बाकी एलिगेशन का मुझे नहीं पता क्या थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब 40 साल बाद अगर इफेक्टिव हुई है तो उनको बिल्कुल बड़ी खुशआइंद बात है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए अदलिया को। और बाकी जो केसेस उनके पास पेंडिंग हैं, ये भी अब मैं बार के हवाले से ही कहूंगा कि वो उनको आइदर वे कानून के मुताबिक डिसाइड करें, ताकि
ये जो एक इम्पेंडिंग सोल्ड होती है जिसमें एक तजब्ज़ब और गैर यकीनी की सूरत हाल होती है जजेस। यानी सर आप कह रहे हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कम से कम अदलिया के अंदर शुरू हो गई है, एक बेहतर मिसाल कायम होगी, लेकिन अब इसमें शौकत साहब भी आना बाकी है, उसके बाद भी शायद ज्यादा बेहतर फैसला करने में मदद मिल सकेगी। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।